तो चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे राजा की कहानी जिसमें हम सबकी कहानी छुपी हुई है। लेकिन इस कहानी को सुनने और सुनाने से पहले उन बातों को सुन और जान लेते हैं जो लगभग हर किसी की ज़िंदगी में यही चल रहा है। क्या आपने कभी अचानक खुद से सवाल पूछा है कि आखिर हम हर सुबह उठते ही क्यों हैं? क्यों हम रोज़ वही काम करते हैं? क्यों हर दिन ऐसा लगता है कि बस किसी तरह आज भी निकल जाए और फिर अगली सुबह सब कुछ फिर से वहीं से शुरू हो जाता है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि आखिर जाना कहाँ है? क्या कभी रात को सोने से पहले आपने सोचा है कि अगर एक दिन मेरे पास बहुत पैसे आ जाएं, बहुत नाम कमा लूँ या बहुत लोग मुझे पहचानने लगें तो क्या उसके बाद मैं सच में खुश रहूँगा या फिर मैं किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दूँगा? क्यों कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी सुकून नहीं खरीद पाते हैं? क्यों कुछ लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं और एक दिन अचानक एहसास होता है कि उन्होंने खुद के लिए कभी जिया ही नहीं? क्या हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक रिपीट बटन बनकर रह गई है? सुबह उठो, काम करो, थक जाओ, मोबाइल चलाओ, थोड़ी देर के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, फिर से सो जाओ और अगली सुबह फिर से वहीं से कहानी शुरू होती है। क्या यही जीवन है या हम किसी ऐसे दौर का हिस्सा बन चुके हैं जिसकी फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं? अगर ध्यान से देखा जाए तो आज का इंसान पहले से ज़्यादा कनेक्टेड है लेकिन पहले से ज़्यादा अकेला भी है। पहले से ज़्यादा एडुकेटेड है लेकिन पहले से ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, चॉइसेस बढ़ती जा रही है लेकिन सुकून धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज हम हर सवाल का जवाब गूगल से पूछ लेते हैं लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज भी कोई सर्च इंजन नहीं दे पाया। मैं आखिर जी क्यों रहा हूँ? शायद यही वजह है कि आज दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इंसान सिर्फ खाना कमाना और ज़िंदा रहना नहीं चाहता। वो जानना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है। लेकिन अगर इस सवाल का कोई जवाब ही ना हो तो, अगर पूरी ज़िंदगी किसी फाइनल मीनिंग के बिना ही चल रही हो तो क्या फिर जीने का कोई मतलब बचता है या यहीं से इंसान टूटना शुरू कर देता है? लेकिन सवाल अब भी वही था। अगर ज़िंदगी का कोई अंतिम अर्थ नहीं है तो इंसान हर सुबह उठता ही क्यों है? क्यों वह फिर से काम पड़ जाता है, फिर वही परेशानियां झेलता है, फिर वही उम्मीदें बनाता है और फिर वही टूट भी जाता है? क्या यह सिर्फ आदत है या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी हुई है? यही वह सवाल था जिसने धीरे धीरे एल्बर्ट कामू की पूरी फिलॉसफी को जन्म दिया। लेकिन इस फिलॉसफी को समझाने के लिए कामू कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं देते हैं। वो हमें लगभग 2500 साल पुरानी एक ग्रीक माइथोलॉजी का कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो शायद पूरी मानव सभ्यता का सबसे बड़ा सिंबल बन गया और उसका नाम था सिसिफस। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार सिसिफस कोई साधारण इंसान नहीं था। वह कोरिंथ नाम के राज्य का राजा था। बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक और हर परिस्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी ऑथोरिटी को चुनौती देना। वह नियमों के बिना सोचे समझे मानने वाले में से नहीं था। अगर उसे कुछ गलत लगता तो वह सवाल करता। अगर कोई उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता तो वह उसके सामने झुकने के बजाय उसे मात देने की कोशिश करता। और यही आदत एक दिन उसे देवताओं के खिलाफ भी कर देती है। करीब 2000 साल पहले एक कहानी लिखी गई थी। पहली नज़र में वो सिर्फ एक ग्रीक माइथोलॉजी लगती है, एक राजा की कहानी जिसे एक अजीब सी सजा मिली थी। लेकिन सदियों बाद एक फिलोसफर उसी कहानी को पढ़ता है और कहता है कि यह राजा की कहानी नहीं है, यह पूरी इंसानियत की कहानी है। उस फिलोसफर का नाम था एल्बर्ट कामू और उस राजा का नाम था सिसिफस। लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि देवताओं ने पूरी अनंत काल तक चलने वाली सबसे कठोर सजा दे दी? और आखिर क्यों एल्बर्ट कामू ने कहा कि हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए? एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में न जीत, न मंजिल, न आराम। फिर भी कामू कहते हैं कि शायद वही दुनिया का सबसे आज़ाद इंसान था। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही गहरी भी है, क्योंकि सिसिफस की कहानी असल में किसी पहाड़ या किसी पत्थर की कहानी नहीं है। ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी, ये हम सबकी कहानी है। बहुत समय पहले प्राचीन यूनान में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था सिसिफस। वो किसी साधारण राजा की तरह नहीं था। उसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एक बहुत तेज दिमाग भी था। लोग कहते थे कि अगर पूरे यूनान में कोई सबसे चालाक इंसान था तो वो सिसिफस था। वो ऐसी योजनाएं बनाता था जिनके बारे में दूसरे लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन समस्या यही थी, उसकी बुद्धि धीरे धीरे घमंड में बदलने लगी। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में कोई भी उसे मात नहीं दे सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। कहा जाता है कि एक दिन जब मृत्यु के देवता थैनाटोस एक इंसान की जान लेने पृथ्वी पर आए तब सिसिफस ने अपनी चालाकी से उन्हीं को कैद कर लिया। अब जरा यहाँ पर कल्पना कीजिए, अगर मृत्यु ही कैद हो जाए तो क्या होगा? लोग बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, घायल होंगे, लेकिन मर नहीं पाएंगे। युद्ध होंगे लेकिन कोई मरेगा नहीं। दुनिया का संतुलन धीरे धीरे टूटने लगेगा। देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान की चालाकी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ सकती है।
आखिरकार देवताओं ने थैनाटोस को मुक्त कराया, लेकिन उन्होंने सिसिफस को माफ नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ नियम ही नहीं तोड़े बल्कि उसने प्रकृति के संतुलन को चुनौती भी दी थी। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। सिसिफस एक बार देवताओं को फिर से धोखा देता है। इस बार वो अपनी पत्नी से पहले ही कह देता है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना। जब सिसिफस मरता है और अधोलोक पहुंचता है तो वह वहां के देवताओं से शिकायत करता है कि देखिए, मेरी पत्नी ने मेरा अंतिम संस्कार ही नहीं किया, मुझे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए, मैं उसे दंड देकर फिर से लौट आऊंगा। देवता उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही सिसिफस वापस पृथ्वी पर आता है तो वो लौट कर जाता ही नहीं। वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। अब देवताओं का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि यह इंसान सिर्फ नियम नहीं तोड़ता बल्कि हर बार अपने दिमाग से हर व्यवस्था को चुनौती भी देता है। और तभी देवताओं ने उसे एक ऐसी सजा दी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का रूह कांप जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्थर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक धकेलना होगा। सुनने में कोई बहुत बड़ी सजा नहीं लगती, लेकिन सजा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो पत्थर चोटी के बिल्कुल पास पहुंचता उसी पल वो वापस नीचे लुढ़क कर फिर से नीचे ही आ जाता और सिसिफस को फिर से उसी पत्थर को उसी पहाड़ पर ढकेलना पड़ता। फिर वो गिर जाता, फिर वो ढकेलता, और ये सिलसिला एक दिन, 2 दिन या 1 साल नहीं बल्कि अनंत काल तक चलने वाला था। ना कोई मंजिल, ना कोई नाम, ना कोई अंत, सिर्फ एक ही काम, बार बार उसी पत्थर को नीचे से ऊपर ले जाना। अगर पहली नज़र में देखे तो ये सिर्फ एक सजा लगती है, लेकिन अल्बर्ट कामू ने इसी कहानी में कुछ और देखा। उन्हें उस पहाड़ पर एक राजा नहीं दिखा, उन्हें पूरी इंसानियत दिखाई दी। इसके बाद अल्बर्ट कामू कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह ही है। सुबह उठना, काम पर जाना, थक जाना, घर लौटना, सो जाना, और फिर यही चीज़ अगली सुबह फिर से करना। हम सोचते हैं कि बस यह गोल पूरा हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन गोल पूरा होते ही दूसरा गोल सामने आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी एक पत्थर धकेलने जैसा लगने लगती है। यही वजह है कि कामू कहते हैं कि सिसिफस की कहानी सिर्फ एक माइथोलॉजी की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। लेकिन कामू की असली फिलॉसफी अभी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। अगर सिसिफस की ज़िंदगी में कोई उम्मीद, कोई रिवार्ड या कोई अंतिम जीत नहीं थी तो वह हर बार पत्थर उठाता ही क्यों था? यहीं पर कामू पूरी दुनिया की सोच को उलट पलट कर देते हैं और कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिसिफस दुखी होगा, टूटा हुआ होगा, निराश होगा, लेकिन कामू कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल सवाल यह नहीं है कि पत्थर कितना भारी था, असल सवाल यह है कि जब पत्थर वापस नीचे गिरता था और सिसिफस पहाड़ से नीचे अकेला उतर रहा होता था तब उसके मन में क्या चल रहा होता था। यही वो पल है जहां इंसान अपने भ्रमों से पहली बार मिलता है। उसे पता था कि अगली बार भी पत्थर गिरेगा, उसे पता था कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अब वह सच्चाई जान चुका था। और यहीं पर कामू कहते हैं कि सच्चाई को पूरी तरह देख लेना इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तक इंसान भ्रम में जीता है वह परिस्थिति का गुलाम होता है, लेकिन जिस दिन वह रियलिटी को स्वीकार कर लेता है उसी दिन वह अंदर से आज़ाद होना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कामू अपनी किताब के अंत में एक ऐसी पंक्ति लिखते हैं जिसने पूरी फिलॉसफी की दुनिया को हिला दिया। वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। इसका मतलब था कि हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। पहली बार सुनने में यह बात पागलपन जैसी लगती है। एक इंसान जो हमेशा हार रहा है, जो कभी जीत नहीं सकता, वो खुश कैसे हो सकता है? लेकिन यहीं से अल्बर्ट कामू हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे गहरे हिस्से में ले जाते हैं। लेकिन अल्बर्ट कामू यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि वो इंसान के दिमाग का सबसे गहरा सच को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार सिसिफस की सबसे बड़ी सजा वो पत्थर नहीं था और नहीं वो पहाड़ था। सबसे बड़ी सजा थी हर बार ये जानते हुए कि अंत बिल्कुल वही होने वाला है, फिर भी उसी काम को दोबारा करना। अब जरा एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी को देखिए, हम भी तो लगभग यही करते हैं। हम बचपन से सुनते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर एक दिन अचानक इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है और अपने आप से कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी आखिर किस चीज़ के पीछे भागता रहा। यहीं पर अल्बर्ट कामू एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द मुश्किल काम करने से नहीं होता, बल्कि उस समय होता है जब उसे महसूस होने लगता है कि शायद जिस मंजिल के लिए वो भाग रहा था वो मंजिल उतनी खास थी ही नहीं कभी, जितना उसने अपने दिमाग में बना ली थी। अगर आपने कभी किसी चीज़ को पाने के लिए सालों मेहनत की हो तो शायद आपने एक बात महसूस जरूर किया होगा, जिस दिन वो चीज़ मिलती है उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही खुशी धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। फिर दिमाग नई इच्छा ढूंढना शुरू कर देता है और फिर एक नया दौर शुरू हो जाती है। आज न्यूरो साइंस भी कुछ ऐसा ही कहता है। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि उसे किसी चीज़ को पाने से ज़्यादा उसे पाने की उम्मीद एक्साइट करती है। जब हमें लगता है कि बस अब मिलने वाला है तभी दिमाग के रिवार्ड सिस्टम में डोपामिन बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है दिमाग उसे धीरे धीरे नई नॉर्मल रियलिटी बना देता है।
और फिर दिमाग कहता है कि अब अगली चीज़ ढूंढो। यानी हमारा दिमाग लगभग हमें मंजिल पर रुकने नहीं देता, वो हमेशा अगली मंजिल ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। साइकोलॉजी में कई बार इसी को हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। मतलब इंसान चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हासिल कर ले, कुछ समय बाद उसका दिमाग उसे अपनी सामान्य जिंदगी का हिस्सा मान लेता है। फिर उतनी ही खुशी पाने के लिए उसे कुछ और बड़ा चाहिए होता है, और यही साइकिल पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। अब जरा सोचिए, क्या सिसिफस भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहा था? हर बार पत्थर ऊपर ले जाना, हर बार उम्मीद करना और हर बार उसे नीचे गिरता दिखना। लेकिन एल्बर्ट कामू कहते हैं कि असल बदलाव पत्थर में नहीं आता, असल बदलाव सिसिफस के अंदर आता है। क्योंकि एक समय के बाद वो समझ जाता है कि पत्थर कभी नहीं बदलेगा, पहाड़ कभी नहीं बदल सकता और सजा कभी नहीं बदलेगी। अगर कुछ बदल सकता है तो वो उसका सिर्फ नजरिया है। और यहीं पर एल्बर्ट कामू कहते हैं कि दुनिया जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई मीनिंग दे। हो सकता है पूरी यूनिवर्स तुम्हारे होने या ना होने से बिल्कुल भी प्रभावित ना होती हो सकता है कॉस्मिक पर्पस ही ना हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी, बल्कि वैल्यू तुम्हें खुद बनानी होगी। यहीं पर एल्बर्ट कामू की फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कहते हैं कि इंसान मीनिंग चाहता है, लेकिन यूनिवर्स कोई जवाब नहीं देता। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कोई कहता है सब बेकार है, कोई रियलिटी से भागने लगता है, कोई झूठी उम्मीदों में जीने लगता है, और कोई अपने दिमाग को इतना व्यस्त कर लेता है कि उसे सवाल पूछने का समय ही न मिले। लेकिन एल्बर्ट कामू इनमें से कोई रास्ता नहीं चुनते। वो कहते हैं कि अगर रियलिटी कठिन है तो उसे छोड़ो मत, उसे देखो, उसे स्वीकार करो और फिर भी जीते रहो। और यही इंसानी ज़िंदगी का असली रिवोल्ट है। मतलब कि उस रियलिटी को जानने के बाद भी ज़िंदगी से मुंह ना मोड़ना। यानी अगर यूनिवर्स तुम्हें कोई मीनिंग नहीं देती तो तुम मीनिंग खुद बनाओ। अगर रास्ता कठिन है तो चलना बंद मत करो। अगर पत्थर हर बार नीचे गिरता है तो हर बार उसे फिर से उठाओ, हार मानकर नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ। और शायद यही सिसिफस पहली बार देवताओं से ज़्यादा आज़ाद हो जाता है, क्योंकि अब देवता उसके शरीर को तो नियंत्रित कर सकते थे लेकिन उसके मन को नहीं। अब वो पत्थर ढकेल रहा है, मजबूरी से नहीं बल्कि अपने निर्णय से। और यहीं पर एल्बर्ट कामू कहते हैं कि जिस इंसान से उसकी उम्मीदें छीन ली जाती है लेकिन उसकी चेतना नहीं, तब उसे पूरी तरह कभी नहीं हराया जा सकता। यहीं से सिसिफस की कहानी एक सजा नहीं रहती बल्कि इंसानी आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाती है। और शायद यहीं पर एल्बर्ट कामू अपनी फिलॉसफी का सबसे गहरा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में ज़िंदगी का कोई पहले से लिखा हुआ मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस मीनिंग को बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एल्बर्ट कामू कहते हैं कि अगर तुम हर बार जीवन को भविष्य के लिए टालते रहोगे तो एक दिन पूरी ज़िंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाएगा। और शायद यही कारण है कि उन्होंने सिसिफस को दुखी नहीं बल्कि खुश कल्पना करने को कहा, क्योंकि अब सिसिफस पत्थर को इसलिए नहीं ढकेल रहा है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन सजा खत्म हो जाएगी, बल्कि वो पत्थर इसलिए ढकेल रहा है क्योंकि उसने अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लिया। और यहीं पर एल्बर्ट कामू कहते हैं कि हर इंसान अपना अपना पत्थर ढकेल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे अपनी सजा समझते हैं और कुछ लोग उसी में ही ताकत ढूंढ लेते हैं। शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हें कौन सा पत्थर मिला, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम उसे नफरत के साथ ढकलोगे या पूरी चेतना के साथ। क्योंकि अगर तुम हर दिन सिर्फ मंजिल के लिए जियोगे तो शायद कभी सच में नहीं जी पाओगे। लेकिन अगर तुम चलने की प्रक्रिया में अपने होने का अर्थ खोज लोगे तो शायद तुम्हें किसी अंतिम जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और शायद एल्बर्ट कामू का सबसे गहरा संदेश भी यही था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगी, हर सवाल का जवाब भी शायद कभी न मिले। लेकिन इन सब के बावजूद हर सुबह उठना, अपना पत्थर फिर से उठाना और पूरे होश के साथ जीना, यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए शायद जिंदगी का मतलब किसी मंजिल में नहीं छिपा होता है, वो हर उस कदम में छिपा होता है जो इंसान गिरने के बाद भी दोबारा उठकर चलता है। और यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी एक राजा, एक पत्थर और एक पहाड़ सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हम सबकी जिंदगी का एक आईना है।